अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 5.5 साल के बाद अब कराची वालों को जदीद ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिलने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। 2 हफ्तों तक ट्रायल होगा और फिर उसके बाद 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज हो जाएगा। हुकूमत का दावा है कि इस मंसूबे में 22 बस स्टेशन होंगे, मुसाफिरों के लिए 80 बसें होंगी, हर बस में 150 अफराद की गुंजाइश होगी और किराया ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए तक होगा। तकरीबन 1,35,000 मुसाफिर रोजाना सफर कर सकेंगे। साथ ही मुसाफिरों के लिए बस स्टेशन पर जदीद लिफ्ट और टिकट्स का ऑटोमेटिक सिस्टम समेत स्टेशन पर बसों की आमदोरफ्त की तमाम तर तफसीलात डिजिटल स्क्रीन पर मैसर होंगी, जबकि बस में USB पोर्ट से लेकर व्हील चेयर तक का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। इस मंसूबे से लाखों शहरी फायदा उठाएंगे, इसलिए इसका क्रेडिट लेने की जंग जारी है। नून लीग इसे अपना मंसूबा करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसकी ओनरशिप ले रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रही है। मगर आज ग्रीन लाइन मंसूबे की तकरीब में वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था और वफाकी वज़ीर असद उमर ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा असद उमर ने आज एक बार फिर नून लीग पर तनकीद की और कहा कि मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद 28 माह तक नून लीग की हुकूमत रही, मगर ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर तक मुकम्मल नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है कि उन्हें कई बार इक़्तिदार में आने का मौका मिला, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो 13 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत में है, वो कराची के लिए एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा तक नहीं दे सकी। सिंध हुकूमत बार बार तारीखें तो देती रही, मगर ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं दे सकी। और इस वक्त ग्रीन लाइन के अलावा भी ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन मंसूबों पर काम हो रहा है, मगर अब तक कितना काम हुआ है इसकी तफसीलात भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं ऑरेंज लाइन मंसूबा क्या है। 10 जून 2016 को उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा और ये दावा किया कि 1 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मंसूबा 3.9 किलोमीटर तवील है, जो औरंगी टाउन को बोर्ड ऑफिस के पास ग्रीन लाइन मंसूबे से मिलाएगा और इससे औरंगी टाउन की तकरीबन 50,000 आबादी फायदा उठाएगी। और इसके रास्ते में तकरीबन 4 स्टेशन आएंगे। तकरीबन 5 साल हो गए हैं, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह येलो लाइन मंसूबा है जो कोरंगी से नुमाइश तक होगा। सिंध हुकूमत का दावा है कि 21 किलोमीटर तवील कॉरिडोर दाऊद चौरंगी को नुमाइश से मिलाएगा। इसके 28 स्टेशन होंगे, जबकि उसके रास्ते में 2 फ्लाईओवर और 9 अंडरपासेस होंगे और अंदाजा है कि रोजाना 3 लाख अफराद सफर करेंगे। और 8 साल के बाद सितंबर में सिंध हुकूमत ने येलो लाइन मंसूबे का कंसल्टेंसी टेंडर जारी किया था। इसी तरह कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का एक और मंसूबा भी है और वो है रेड लाइन मंसूबा, जो मॉडल कॉलोनी मलीर से मज़ार कायद तक होगा और ग्रीन लाइन मंसूबे में शामिल हो जाएगा। इसके रोड पर 13 बड़े इंटरसेक्शन और 24 बस स्टॉप होंगे, जबकि 10 ओवरहेड ब्रिज और 7 अंडरपासेस भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। ये भी सिंध हुकूमत का मंसूबा है और इसकी लागत 78 अरब रुपए लगाई गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख अफराद रोजाना इससे फायदा उठाएंगे। मगर अभी तक ये मंसूबा भी कागजों में ही है, इस पर कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। अगर ये तमाम मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो कराची के ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला हल हो सकता है। कब तक ये मुकम्मल हो जाएंगे? सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा नुमाइंदे उनीब आजम हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने तफसील से ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में लड़ती रहे क्रेडिट के लिए कि ग्रीन लाइन का क्रेडिट नून लीग का है या ग्रीन लाइन का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ज़्यादा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तकरीबन 13.25 साल से आपकी हुकूमत है और 2 जमातें जो मरकज़ में हुकूमत में आई हैं वो क्रेडिट के लिए लड़ रही हैं। और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असद उमर साहब ये कह रहे थे कि आपसे बसें भी नहीं खरीदी जाती हैं। वो SIDCL जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे मुराद अली शाह साहब, उन्हीं को पैसे दिए हैं कि जी आप हमें बसें ले दें। और वो कह रहे 14 जून 2021 को पैसे दिए थे, 19 जुलाई में सिर्फ 35 दिन के अंदर अंदर LC भी खोल दी, बसें आ भी जाएंगी। पता नहीं आप ऑरेंज लाइन का ट्रैक बना के चुकेंगे या नहीं चुकेंगे 3.8 किलोमीटर का। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, असद उमर साहब वैसे ज़ाती तौर पर मैं समझता था मुनासिब आदमी है, लेकिन पिछले कई महीनों से असेंबली में भी और वैसे टीवी पर आकर भी बहुत गलत करते हैं। देखें, इस ग्रीन का भी असल जो प्रोजेक्ट था वो ये था, इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है और जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चलानी, वो पता है इसी तरह का था। बन नहीं रहा था, इन्होंने बहुत अर्सा डिले किया और जाहिर है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो बसें में खरीदी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस सेविंग्स थी। तो जब वज़ीर खान यहाँ आए थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा कि जी अब चूंकि हमारे पास पैसे बचे हैं तो बसें भी हम खुद खरीद लेंगे। तो इस पर हमने ठीक है जी आप खुद खरीद लीजिए। जब हुकूमत ने खरीदनी थी तो ऑरेंज लाइन बसें भी हमने उनके साथ ही प्रोक्योर करनी थी। जब ग्रीन लाइन की बसेस फेडरल गवर्नमेंट खरीदने लगी तो ऑरेंज लाइन निस्बतन एक छोटा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कोई 20 के करीब बसेस की रुका, तो हमने वो कहा कि जी वो खरीद रहे हैं ग्रीन लाइन के लिए तो उसके साथ वो लीजिए। अब तासुर से ये देना है कि हम नहीं खरीद सकते, ये मेरा ख्याल है कि गलत है, वो लोगों को पूरी बतानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं बिल्कुल मानता हूँ और इस बात में कोई हर्ज भी नहीं है, मैंने कभी इसको डिफेंड भी नहीं किया,
हमने कोशिश की 12 कराची शहर के लिए जाएं, मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक हम नहीं, उसके डिफरेंट उसके रीजंस हैं। मैं उस मगर सिद्दीकी साहब, ये तो है ना कि शुरू में भी जब 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब नून लीग कहती है हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया था, और उस ज़माने की तो रिपोर्ट्स भी हैं कि सुरजानी से गुरु मंदिर तक का ट्रैक बना दिया गया था। तो ये जो डिले हुआ है 3.25 साल, ये आपकी वजह से नहीं हुआ? क्योंकि उस ज़माने में भी डील ये थी कि बसें आप लेके आएंगे, ऑपरेट आप करेंगे और वफाकी हुकूमत बना देगी। उन्होंने ट्रैक बना दिया था 2018 तक, फिर 3.25 साल लग गए हैं। आखिर में वफाकी हुकूमत ने कहा भाई बसें भी हम ले आते हैं, शुरू के लिए ऑपरेट भी हम ही कर देते हैं। देखिए, ये बात इस तरह दुरुस्त नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मुकम्मल नहीं था, बना कुछ जरूर था लेकिन इस काबिल नहीं था कि बसें चल सकती। अब जाहिर है कि जब हमने बसें नहीं थी, उसका मतलब है बसें कर दे और उसके बाद जिस तरह उन्होंने 3 साल उसमें और लगा दिए तो बसें खड़ी खड़ी तो खराबी हो जाना था। तो ये तासुर गलत है कि हम बसें नहीं ले रहे थे। जब खुद फेडरल गवर्नमेंट ने अपने सर पर ले लिया तो 20 बसें हमने इनके साथ डाल दी कि भाई आप ले लें, पैसे हम दे देते हैं, उसके पैसे हमने दिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तासुर गलत दे रहे हैं कि जी हम ले नहीं सकते थे। और बस फिर ये प्रोजेक्ट 5 साल में क्यों शुरू हुआ है? इस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 2019 के मिड तक या 2020 के फरवरी तक शुरू हो जाना चाहिए था। मुताबिक अखबारी रिपोर्ट्स इस पर मौजूद है, क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की ताख़ीर किरदार नहीं है। हमसे तो जहाँ मदद मांगी गई हमने इनकी मदद की। यहाँ तक कि अभी कुछ अर्सा पिछले साल जहाँ सुबह की ख़त्म हो रहा है नुमाइश होंगी, चूँकि डिफरेंट लाइंस आनी है जिनको कनेक्ट होना है, उसकी वजह से वहाँ ज़ाहिर डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा ट्रैफिक का। तो उन्होंने कुछ और प्लान्स बनाए थे जिसमें उन्होंने पैसे सिंध गवर्नमेंट खर्च करे के लिए भी 1 अरब रुपए की ब्रिज हमने पहले ही कर दी है। तो ये सिंध हुकूमत पर बजाय आने के तो हमें तो जहाँ जहाँ इनकी मदद करनी पड़ी की। हमने इनके लिए जो बस डिपो बनाना था उसकी ज़मीन का चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर, उसमें बड़े चैलेंजेस थे, बड़े इशूज़ थे। एक पार्क जो था उसको कन्वर्ट करके बस डिपो में कराना ज़मीन को, वो एक मुश्किल काम था, हमने वो भी इनको करने का। तो बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत ने जो हेल्प की इनकी, उसको ये रिकग्नाइज करे, तस्लीम करे, और वज़ीर पर एलिगेशन लगा देते हैं। जो दूसरा आपने सवाल पूछा वो मुझे दें कि मुझसे ज़रा जवाब दे दूँ आप कि देखिए, सूबा सिंध की हुकूमत नहीं ला सकी, इस कोताही को मैं बिल्कुल करता हूँ। लेकिन हमारे 2 जो बिल्कुल बहुत एडवांस स्टेज पर है, इसमें रेड लाइन किसी वक्त भी उसका हम शायद 1 आध हफ्ते के अंदर उसकी संग बुनियाद रख देंगे, और येलो लाइन जो है अगले 2-3 महीने में हो जाएगी। तीसरा जो है वो 250 प्रोजेक्ट है जो टर्किश कोई ग्रुप है उनके साथ हुआ है, और वो गालिबन एड में या जनवरी के शुरू में आएंगी, उसके बाद 200 बसेस और आ जाएंगी। तो वो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ताला, मुझे डर बहुत लगता है कि कोई डेट उसमें, लेकिन उम्मीद है कि ये चीज़ें इस तरह आएगी। लेकिन देखिए मगर सिद्दीकी साहब, अगर ये बसें तो आ जाएंगी, अब जैसे ऑरेंज लाइन की भी जो 40 बसें हैं वो कह रहे हैं कि वो निस्बतन है भी छोटी बसें, वो आ जाएंगी। SIDCL को अगर पैसे दिए थे सूबाई हुकूमत ने, मगर 3.8 किलोमीटर का ट्रैक है। असद उमर साहब उस पर शक का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं वो सिंध हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो आप बसें आ जाएं तो येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, फिर रेड लाइन की तरफ भी आपने जाना है, जिससे कराची की मुख्तलिफ लाइन आके मिलेंगी। उनके ट्रैक पर भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं फिर अर्ज करूँ, ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, उसकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो भी इसलिए रुका हुआ है कि ये मुकम्मल हो तो इसके साथ लिंक करें। और ऑरेंज लाइन ग्रीन के बगैर नहीं चल सकता है, वो कनेक्टेड है। हमारा इशू ये था कि ग्रीन लाइन मुकम्मल ही नहीं हो रही, अगर ऑरेंज लाइन कर भी ले, बसें उस पर लेकर भी आ जाए, उसकी यूजेज कोई नहीं है, बगैर नहीं चल सकता था। उसके साथ जुड़ा हुआ वो और मुसाफिरों को लाकर ग्रीन लाइन के कनेक्ट करेंगे, तो ये कनेक्टिविटी की एक, तो ये समझ लें कि के बगैर ऑरेंज लाइन जो है नहीं चल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, ये चलाएंगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला, इसके साथ ही वो काम जो है शुरू हो जाएगा। अब ये आके टीवी पर कि मुकम्मल नहीं है, पता नहीं, तो अब तो चल गया, अब तो इफ्तिताह कर दिया उन्होंने, 25 तारीख से कमर्शियल आगाज हो जाएगा। तो फिर आप लोग भी फिर ऑरेंज लाइन जैसी बसें आएंगी तो शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मुकम्मल ही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं लगने होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम वो फौरी तौर पे लग जाते हैं, वो हो जाएगा काम इनका मुकम्मल। मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए हर की अपनी प्रायोरिटीज होती है, ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये जो बसेज हैं ये शायद हमारी नहीं है, हमारी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ की फैसिलिटीज देना है। समझता हूँ कि हमने पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तरीके से दी हैं। आज भी अगर आप कहें तो इस साल 1 साल के अंदर 57 रुपए सिंध हुकूमत जो है वो ग्रांट देती है मुख्तलिफ को, ताकि हम अपने शहरियों को, मुल्क के पूरे शहरियों को जो है फ्री इलाज दे। मगर सिद्दीकी साहब देखिए, अगर दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से एक है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स कमाने वाला शहर है, उसके शहरियों को सही ट्रांसपोर्ट मिले ये उनका हक है।
अब ये वादे तो आप बार बार करते हैं, तो फिर आपकी तरजीह नहीं है तो वादे बार बार क्यों करते हैं? इतनी सारे आपके स्टेटमेंट्स मौजूद है आपके वज़रा के कि जी अभी बस आएंगे, अभी जबरदस्त ट्रैक सिस्टम आएगा, तो फिर वादे भी ना क्या करें अगर आपकी तरजीहात में नहीं है? शाहजेब, मैंने पहले ही किया इस बात को कि हम कर सके, और इसको मैं डिफेंड नहीं कर, क्यों नहीं कर सके, चले जो भी वजूहत थी उसकी बहस में भी मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने मान लिया कि नहीं किया। लेकिन अगर देखें किसी हुकूमत की जो कि हमें 200 अरब रुपए से और ट्रेन चलानी है, उनकी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को ऑरेंज ट्रेन 200 अरब रुपए से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि 200 अरब रुपए में आप 4-5 हॉस्पिटल बना दे पड़े और उसको बेहतर। मगर अब तो वफाकी हुकूमत इस चीज का भी क्रेडिट ले रही है कि हमने बहुत सारे दूसरे काम कर दिए। महमूदाबाद नाले के दोनों तरफ 1 रोया सड़क, औरंगी और गुजर नाले के दोनों तरफ 2 रोया सड़क, 34 अरब रुपए इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए। अगले साल ये मुकम्मल हो जाएगा, उमर साहब ने ये भी कहा। तो ये तो कराची में इतना काम कर रहे हैं, आप अपने आपको कराची में रिवाइव करना चाहते थे, वो कराची में अगर इतना काम कर देंगे तो फिर कराची में 2023 के इलेक्शन में किसको वोट मिलना है? शाहजेब, आपके पास इसकी अच्छी टीम मौजूद है, आप उनसे ये कहें कि हमारी सिंध हुकूमत की जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो बुक्स उठाइए, आज से 3-4 साल पुरानी। महमूदाबाद नाले की स्कीम आपको मिलेगी, गुज्जर नाले की स्कीम मिलेगी। महमूदाबाद नाले बहुत ज्यादा काम हमने कर लिया, बहुत ज्यादा कह रहा हूँ आपको, ये भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ, काम हो गया था। इस मरतबा जब ये दोबारा काम टेकअप किया है तो वो जो काम हमने किया था उसको तोड़ा है, रीडिजाइनिंग बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई है। लेकिन कहना कि इन्होंने आगे शुरू किया ये गलत है। सिंध मंसूबे पहले शुरू किए थे, गुज्जर नाला काम हुआ इतना ज्यादा, लेकिन हुआ काम जरूर था। स्कीम हमारी मौजूद थी, केडीएस जो है वो एग्जीक्यूट कर रही थी। ये बात ज्यादा हुई, फिर ये जो कराची डेवलपमेंट बन गया उसके अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कुछ मंसूबे तकसीम किए कि कौन से उन्होंने कौन से हमने करने। नालों मंसूबा था उन्होंने ले लिया कि जी हम इसको, और ये सारे खर्चा फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी, और वो उन्होंने कर लिया। अब जी हमें नहीं था, इन्होंने अचानक से कर दिया, ये गलत कह रहा हूँ कि इन्होंने झूठ बोला है। महमूदाबाद नाला और गुज्जर नाले में हमने काम शुरू कर दिया था, और बाकी नालों पर भी जारी। मगर देखिए K4 प्रोजेक्ट पानी का मसला है, 12 साल से फंसा हुआ था। आज उन्होंने बता दिया कि इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू भी होगा, और अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन पानी कराची के आवाम को मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे पे वो कह रहे हैं कि निजी जो कंपनियां हैं सरमायाकारी के लिए ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर उसका मुकम्मल हो गया है, जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके बारे में भी कह रहे हैं। तो ये सारे काम रुके हुए थे, वो कह रहे हैं ये सारे इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू भी हो जाएंगे, और अब तो डेडलाइन दे रहे हैं कि कब कंप्लीट हो जाएंगे। मैं फिर अर्ज करूं, देखिए केसीआर के इशू पर भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसको सीपेक में शामिल करवाया। उसके बाद तवातुर के साथ हम इनको खुतूत लिखते रहे। नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट, शायद खाकान अब्बासी थे वो हों या इमरान, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खत पर कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इसको पीछे डाल दिया, और इन्होंने एमरान की जो स्कीम इनकी है रेलवे की उसको उन्होंने बैठी दी। अब जब ये कराची बना तो उन्होंने कहा जी इसको भी हम करेंगे। हालांकि चाइना की फंडिंग के साथ, फाइनेंस के साथ बन, तो उन्होंने हमारे खाते से निकाल के अपने खाते, जो लेटर्स हमें रिक्वायर्ड थे फेडरल गवर्नमेंट से, हमें वो नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने खुद शुरू चले उसका क्रेडिट। लेकिन गलत बयानी तो कम से कम ना करें ना, ये झूठ बोलते हैं। दूसरा एक काम कोई और का, उसमें भी उन्होंने गलत बोला, जिससे पहले केसीआर से पहले कोई जिक्र किया था इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ उनीब आजम मौजूद हैं, उसके बाद मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद होंगे। उनीब आजम बतौर रिपोर्टर बहुत तफसील से काम करते रहे कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर। उनीब बहुत शुक्रिया। उनीब आपने बहुत तफसील से काम किया है, कल हमने आवाम के सामने रखा भी कि कैसे ये प्रोजेक्ट 3.25 साल लेट हुआ, जिस पर आप बहुत तफसील से काम करते रहे। आप दीगर प्रोजेक्ट्स को भी देख रहे हैं। अब ग्रीन लाइन बन गया तो बाकी प्रोजेक्ट्स क्योंकि काफ़ी इससे आके भी मिलने हैं, ऑरेंज लाइन ने इससे आके मिलना है। असद उमर साहब तो कह रहे हैं बसें आ रही हैं, मगर सिंध हुकूमत ने मुकम्मल करना है, उस पर काम हो रहा है। रेड लाइन पर काम हो रहा है, येलो लाइन पर काम हो रहा है कि बाकी इलाकों को भी कराची के वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिल सके। जी सबसे पहले अगर मैं ऑरेंज लाइन बीआरटी की बात करूं तो ऑरेंज लाइन बीआरटी की कंस्ट्रक्शन ग्रीन लाइन बीआरटी की कंस्ट्रक्शन के चंद माह बाद ही शुरू हुई थी, और अगर इसके अब लेंथ की ओवरऑल कॉरिडोर की बात करें तो सिर्फ 4 किलोमीटर ऑरेंज लाइन बीआरटी का रकबा है और ग्रीन लाइन बीआरटी 22 किलोमीटर है। बट उसके बावजूद ग्रीन लाइन बीआरटी 2018 में काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, 80% 90%। ऑरेंज लाइन बीआरटी टिल डेट उस पर कंस्ट्रक्शन के काफ़ी इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं। उनके कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जी ऑब्वियसली 80% 90% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इतने हिकअप्स आए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनके इतने ज़्यादा इश्यूज़ है। सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक था ऑरेंज लाइन बीआरटी का, जो कि सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं कर सकी। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट को जब बसेस प्रोक्योर करनी थी, प्राइमरीली ग्रीन लाइन हो या ऑरेंज लाइन हो, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जिस तरह PMLN ने लाहौर मेट्रो के लिए बसेस प्रोक्योर की, तो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के लिए भी सिंध गवर्नमेंट की प्राइमरीली जिम्मेदारी थी कि वो बसेस को प्रोक्योर
प्रोक्योर करेगी। जब वो नहीं कर सकी उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जम्प्ड इन और फिर उन्होंने बसेस प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया, जिसकी वजह से कराची को बहुत ज़्यादा डिले हुआ। उसके अलावा कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, इंटीग्रेटेड सिस्टम कराची में बन रहा है। इसमें रेड लाइन BRT की अगर बात की जाए, रेड लाइन BRT पे बहुत सालों से काम हो रहा है। अब जाके कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले के बाद अब जाके कहा जा रहा है कि जनवरी में उसके ऊपर ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। येलो लाइन BRT जो कि कोरंगी से चलेगी, कोरंगी से चल के आपकी नुमाइश पे जाके इंटरसेक्ट होगी ग्रीन लाइन के ट्रैक पे, उस पर अभी भी फिजिबिलिटी स्टडी पे 1 साल लगेगा। ब्लू लाइन BRT अभी भी बिल्कुल हवा में। ब्लू लाइन BRT जो कि शारे पाकिस्तान से चल के आपके उसको इंटीग्रेट होना था गुरु मंदिर के बाद ग्रीन लाइन BRT के ट्रैक में, उस पर अभी भी काफ़ी काम, मतलब उसके तो अभी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर बाकी मास ट्रांजिट ट्रैक्स की बात कर ली जाए, KCR पे कितने हिकअप्स आए हैं, कितनी दफ़ा रुकी है। एशियन गवर्नमेंट एक पूरा प्लान बना लिया, रुक गया, ख़त्म हो गया, स्क्रैप हो गया, फिर एक प्लान आया, रुक गया, स्क्रैप हो गया। फाइनली फेडरल गवर्नमेंट ने एक नए सिरे से बिल्कुल नए कंसल्टेंट्स के साथ एक और नया प्लान बनाया है और अब KCR के ऊपर कहा जा रहा है कि ऑन ग्राउंड कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन या फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर ऑन ग्राउंड काम शुरू होने में वेटिंग के प्रोसेस जो उन्होंने पूरा डिज़ाइन बनाया उसके वेटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होते होते आइडियली इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट तो वो मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो पाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये बता रहे थे कि अभी भी कितना काम बाकी है दीगर लाइंस का कि कराची के अवाम को एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले। ग्रीन लाइन के बाद भी सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी के इस पर काम करे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट पूरा क्रेडिट ले रही है और नून लीग को कराची से मिलेगा क्या अगर फेडरल गवर्नमेंट इतना काम कर रही है जैसा कि वो दावा कर रही है? मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, बतौर सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी, बतौर साबिक वजीर ख़जाना भी, आपने करीब से देखा है ग्रीन लाइन को और आप लोगों ने दावा किया, कल इफ्तिताह करने भी चले गए आप और एहसन इकबाल साहब और दीगर रहनुमा, मगर असद उमर साहब ने तफसीलात बताई हैं कि 28 माह में बसें जो चलनी थी उनका आप ऑर्डर तक नहीं प्लेस करके गए थे। जो ITS सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे निज़ाम चलता है उस पर काम नहीं शुरू हुआ था, पेमेंट सिस्टम का डिज़ाइन तक नहीं शुरू हुआ था, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर भी नहीं फ्लोट किया गया था। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या सिर्फ ट्रैक बनाना था जिस पर लोग दौड़ते और इस तरीके से ग्रीन लाइन बन जानी थी, कोई काम नहीं करके गए थे आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा या ट्रैक के अलावा? शुक्रिया शाहिद साहब। देखें, अगर एक ये बात होता है कि अगर PTI कोई और चीज़ कर सकती तो कराची के मास्टर प्लान में 5 ट्रैक्स लाइनों के हैं, रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन के अलावा उन्होंने सिर्फ ग्रीन लाइन इसलिए बनाई कि वो 90% काम हम ट्रैक का कर गए थे और 100% पैसे एलोकेट कर गए थे। और जब हमने ये 2016 में मनसूबा शुरू किया था तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सिंध हुकूमत से कि वो बसें चलाएंगी, हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। आप जानते हैं कि हर सूबे की जिम्मेदारी होती है ये काम करने की, वफाक की नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि सिंध हुकूमत नहीं खर्चा करती कराची के ऊपर तो हमने वफाक की तरफ से ये करके दिया था। लेकिन और सिंध हुकूमत ने 2017 में बस का टेंडर भी करा था लेकिन वो स्क्रैप करा, फिर 2018 में एक और टेंडर स्क्रैप करा। PTI 2 साल तक एक मॉडल ढूंढती रही जो कि लाहौर से अलग मॉडल हो, क्योंकि उनको हमारा मॉडल कॉपी नहीं करना था। डिफरेंट के कौन सी बस लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक बस लेकर आएंगे, हाइब्रिड लेकर आएंगे, उसके बाद और देख लीजिए कि कितने अरसे से निगोशिएट कर रहे हैं इन्होंने। और ये जो बात कर रहे हैं टिकटिंग सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, ये कोई 4 महीने का काम है, टेंडर करना होता है। एक कंपनी को इन्होंने सब टेंडर दे दिए, सिक्योरिटी भी उसकी है, मेंटेनेंस भी उसकी है। ये मतलब दिस इज द सेम टिकटिंग सिस्टम दैट इज इन लाहौर, दैट इज इन पेशावर, दैट इज इन, मतलब व्हाट इज द बिग डील? मतलब इनको क्या 3-3.5 साल लगे हैं टिकटिंग सिस्टम करने में जो कि 2 महीने में हो सकता है? मतलब अगर मगर मिफ्ता साहब अगर 2-3-4 महीने का काम रह गया था और इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था तो आपने कम से कम किसी चीज का तो टेंडर किया होता ना। सॉफ्टवेयर का क्या होता, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का क्या होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या होता, बसों का ऑर्डर प्लेस क्या होता, कहां से लेनी है, कितनी लेनी है, ये सारा काम क्या होता? कुछ भी नहीं किया था। यानी कि टाइम बहुत था ना जब आप गए मुकम्मल। शाहजेब खानदादा साहब, हमारा मॉडल मुख्तलिफ था। हमें बसें खुद नहीं खरीदनी थी, ऑपरेटर चला रहा था जैसे पंजाब में चला रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने कहा था कि वो खुद करेंगे। 2017 में सिंध हुकूमत ने टेंडर किया और अल बैराक को अवार्ड कर दिया। फिर किसी वजह से जिसके अंदर अभी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उन्होंने ऑर्डर स्क्रैप कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और बिड करा, वो हमारा काम नहीं, जो सिंध हुकूमत से था। और ये भी 2 साल तक सिंध हुकूमत और PTI आपस में पिंग पोंग खेलती रही कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और मुझे पता नहीं चले 100% पैसे एलोकेट करके गए थे। मियां नवाज शरीफ ने मार्च 2018 में, जबकि वजीर आजम नहीं थे, पूरे ट्रैक पे गाड़ी चलाई है और बतेरे लोगों ने चलाई है। मुझे ये बताइए कि क्या इनको सिर्फ एक टिकटिंग सिस्टम में 3.25 साल लगते हैं? क्या मैं फिर इमरान खान को इसके भी क्रेडिट देना चाहता हूं? सच्ची बात यह है कि सखर मुल्तान मोटरवे भी इन्होंने बनाया, इमरान खान साहब ने हजारा मोटरवे भी बनाया। आज कहा है उन्होंने, आज असद उमर साहब ने कहा है कि हमने सखर मुल्तान मोटरवे तहरीक इंसाफ के टाइम में मुकम्मल हुआ है, हमने मुकम्मल किया है, और सिंध हुकूमत पर तनकीद की है उस बात पर कि इन्होंने कोई मोटरवे नहीं बनाया।
नहीं, मैं तो फिर मेरी बात सुने ना, वो जो अवैस नूरानी साहब कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान भी इमरान खान ने पेश करी थी। देखिए ये मतलब यार, ये मतलब मुझे ये बताइए कि जब महंगाई होती है तो ये नहीं कहते ये लोग कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं। ये मतलब झूठे नैरेटिव ही बना रहे हैं। 4 साल 3 साल इस हुकूमत को हो गए, 3 साल की हर सर्दियों में इन्होंने गैस की शॉर्टेज करी है, उसकी बात नहीं करते। ये सिर्फ हमारे मंसूबों पे तख्तियां लगाते हैं। इमरान खान मुझे एक मंसूबा दिखा दे जो लंगर खानों के अलावा जो उसने कंसीव करा है उसने बनाया, एक मंसूबा नहीं है। और लंगर खाने भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पैसे देती है, उसके भी ये पैसे नहीं देते। वैसे मगर इसमें एक मसला यह है कि आप क्योंकि नून लीग के सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी कराची में रिवाइव होगी कैसे? एमक्यूएम से जो ज़्यादा वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ को 2018 में शिफ्ट हुआ, आपके ऊपर कैसे शिफ्ट होगा? क्योंकि काम वो कर रहे हैं। 12 साल से K4 का कहा जा रहा था, मगर वो कह रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर में शुरू होगा और 2023 अगस्त सितंबर तक पानी कराची के लोगों को मिलेगा। साथ ही KCR पर वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हम काम शुरू कर रहे हैं और इस फिस्कल ईयर में इस पर भी काम शुरू होगा। तो अगर कराची के अवाम का पानी का मसला हल कर गई है और अगस्त सितंबर में 26 करोड़ गैलन पानी आने लगा, KCR का मसला हल कर गए, तो फिर तो ये इन्हीं का प्रोजेक्ट होगा, इन्हीं की तख्ती होगी और आपको क्या मिलेगा? देखिए तख्ती कोई भी लगा ले और मेरी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए K4 का। लेकिन ये भी आपको पता होगा शादेब खानज़ादा साहब कि इसके आधे पैसे भी वफाक की हुकूमत ने दिए थे जब नवाज शरीफ वजीर आजम था। हम देकर 12.5 अरब रुपए गए थे, हमने 25 पे, ये 8 अरब से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। जब हम आए तो 25 अरब की इन्होंने बात करी और उस जरदारी साहब के ज़माने में 1/3 फेडरल गवर्नमेंट को देना था। हमने कहा नहीं, हम आधा दे देते हैं और आधे पे 12.5 अरब रुपए हमने अपने हिस्से के दे दिए। तो ये भी पैसे हमने दिया, कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि सिंध हुकूमत काम नहीं करती जो उसको करना होता है कराची के लिए, तो हमने ये करा है। और कराची के लिए लियाली एक्सप्रेस में भी हमने बनाया, कराची में 2 LNG के टर्मिनल हमने लगाए, पोर्ट कासिम पे हमने पावर प्लांट लगाया, कनब के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए, हब के अंदर पावर प्लांट्स लगाए। तो हमने काम किया है और इंशाल्लाह, और मैं अभी भी मानता हूं कि सिंध और कराची में जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ, इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी। और इंशाल्लाह ताला अगर लोगों ने हमको चांस दिया, कराची के लोगों ने भी और दही सिंध के लोगों ने, तो आप देखेंगे कि हम क्या करके दिखाएंगे। अगर आपको क्या आपको चांस देंगे अगर महमूदाबाद के दोनों तरफ 1 रोया सड़क, औरंगी और गुजर नाले के दोनों तरफ 2 रोया सड़क, K4 प्रोजेक्ट के सारे अगर मुकम्मल होने के करीब हुए या मुकम्मल हो गए हुए, तो आपको चांस देंगे या फिर तहरीक इंसाफ को दोबारा देंगे कराची के अवाम चांस? शादेब खानज़ादा साहब 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद पाइपलाइन शुरू होने वाली है गैस की, हुई? 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर टर्मिनल लगने लगे, हुई? मतलब ये तो बातें करते हैं। मतलब एक अगर इन्होंने सड़क बना दी, महमूदाबाद में अगर बनी और गुज्जर नाला साफ कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं खुश हूं। लेकिन अगर 5 साल 3 साल के अंदर अभी यही कर रहे हैं कि होने वाला है, तो फिर वही है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत शुक्रिया मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर जो सीज फायर का मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुआ उसे तौसी देने से इनकार कर दिया है, इल्जाम भी हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान के दरमियान पिछले 1 महीने से जंगबंदी का मुआहदा चल रहा था, जिससे कल अचानक कलअदम TTP ने एकतरफा तौर पर मजीद तौसी ना देने का ऐलान कर दिया है और इसका इल्जाम भी हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया है। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की सालिसी में पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान 9 नवंबर को 1 महीने की जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, जिसे कल रात खत्म करने का ऐलान करते हुए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है। यानी कलअदम TTP ने हुकूमत पाकिस्तान पर 25 अक्टूबर को होने वाले मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाकर 1 महीने से जारी सीज फायर में तौसी से इनकार कर दिया है और ये हुकूमत की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर मुस्तकिल अमन मुआहदा करने की ख्वाहिश मुश्किल में पड़ गई है। जबकि सारे तनाजुर में अफगान तालिबान ने जुम्मे को कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनकी तहरीक का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने TTP पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अमन कायम करने पर तवज्जो दें। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अरब न्यूज़ को जुम्मे को बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तंजीम के तौर पर इस्लामी इमारात अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं और हमारे अहदाफ भी एक जैसे नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि TTP को मशवरा देंगे कि वो अपने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम पर तवज्जो दें। ये बहुत अहम है ताकि वो खित्ते और पाकिस्तान में दुश्मनों की मुदाखलत के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर सकें। इस्लामी इमारात अफगानिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत से भी दरख्वास्त करती है कि वो खित्ते और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए TTP के मुतालबात पर गौर करें। क्या मामला हो रहा है, सूरत-हाल किस तरफ जा रही है, बात करने के लिए हमने हुकूमत को कि मुतल्लिका वज़रा को दावत दी, वो नहीं आए। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब ये क्या सूरत हाल हुई है और किस हद तक परेशान कुन ये साबित हो सकती है कि एकतरफा तौर पर ही TTP ने सीज फायर का मुआहदा ख़त्म कर दिया है?
देखिए, एक तो अगर आप देखें तो टीटीपी के उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने दो वजूहात का ज़िक्र किया है और मेरी मालूमात के मुताबिक किसी हद तक वो वजूहात वाकई जेन्युइन भी हैं। मसलन पहले तो ये हुआ था कि एक सीरीज़ चला था कि अफ़गान तालिबान की फैसिलिटेशन से सीक्रेटली मुज़ाकरात हो रहे थे और उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद और हाफिज़ गुल बहादुर के साथ काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई थी, लेकिन उस वक़्त भी यहाँ से खिलाफ वर्जी हुई और जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो उन्होंने टीआरटी को इंटरव्यू के दौरान उसको डिस्क्लोज़ किया। हालांकि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसको इख्फा में रखा जाएगा। अब ये दूसरा जो मरहला फिर शुरू हुआ था और ये भी अफ़गान तालिबान की फैसिलिटेशन से हो रहा था, तो ये इन टोटलिटी तमाम टीटीपी के साथ और मुफ्ती नूर वली की क़यादत में हो रहे थे उनके साथ मुज़ाकरात। तो जिस जंगबंदी का ऐलान किया गया था, अब उसके बारे में दो राय हो सकती थी या हो सकती हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान को वो कमिटमेंट करनी चाहिए थी या नहीं। लेकिन बहरहाल तालिबान का कहना ये है कि उनके साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि 100 के करीब उनके जो कैदी है उनको रिहा कर दिया जाएगा और दूसरा इस दौरान कुछ और मॉडलिटीज़ तय करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बाकायदा कमेटी बन जानी थी। तो जो मेरी मालूमात है उसकी रूह से एक तो वो जो कैदी थे, यहाँ पे आपको पता है हुकूमत पर लग गई या मुताल्लिक़ा लोग टीएलपी के मामलात में जॉइंट सेशन में और इस तरह की चीज़ों में और उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो जो उनके कैदी थे वो रिहा नहीं हुए और ज़ाहिरी बात है टीटीपी को दिलचस्पी है अपने जो टॉप के लोग हैं, जो जिनमें मुस्लिम खान हैं, जिनमें उमर रहे जो साबिक उनके तर्जुमान थे वो भी बाजवड़ से ताल्लुक़ रखने वाले, या इसी तरह लतीफ़ महसूद जैसे लोग हैं। तो जो उस रोज़ बिल्कुल महीने के आखिर में या 9 तारीख़ से 1-2 दिन पहले जो चंद लोग रिहा किए गए तो वो भी ग्रे लिस्ट में थे या वाइट थे और वो वही थे कि जो डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रे थे। तो उसको बुनियाद बना के टीटीपी ने ये मुआहिदा अभी सरेदस्त उन्होंने जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तो पोजीशन ली थी कि जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो बाकायदा दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हुआ था। एक तो ये कि पहले भी जो कुछ हो रहा था तो काफ़ी अरसे तक प्राइम मिनिस्टर को इल्म नहीं था और जब उनको इल्म हुआ तो उनको उसकी नज़ाकत का इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने कबल अज़ वक्त उसको डिस्क्लोज़ किया और टीआरटी को इंटरव्यू दे दिया। उनको उसकी सेंसिटिविटी का पता नहीं था। और अब अगर हुकूमत पाकिस्तान ये समझती थी तो फिर उनके साथ ये कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कमिटमेंट तो ये हुई थी कि जो लिस्ट उनके दरमियान एग्री कर गया था तो वो उसमें आगे पीछे हो सकते क्योंकि कुछ लोगों के मामलात अदालतों में हैं। और फिर उस वक़्त भी हमें ये एतराज़ था कि देखिए ये इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस दौरान अपोजिशन को कोई एतमाद में नहीं लिया था, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बताई गई थी, इसलिए तमाम अपोजिशन उस प्रोसेस की मुखालिफ रही। फिर ये कि बहुत सारे लोगों के मामलात अगर अदालतों में हैं तो उसके लिए लीगल सतह पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो वो काम भी हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकी। तो एक तरफ कमिटमेंट थी और दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ वज़ीर के कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। और अभी भी आपने ख़ुद फरमाया कि कोई भी वज़ीर उस पर बात करने को तैयार नहीं है, या वो इस मामले से बेखबर लाताल्लुक़ है
या फिर एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं, बड़ा लाजमी है कि एक अफगान जी कि अवाम को इसकी हकीकत और सच बताया जाए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर तफसीलात बताएं कि क्या हुआ है, क्योंकि सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वर्जन तो नहीं आना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान का भी आना चाहिए, मगर साथ में अफगान तालिबान ने जो बात की है कि ना तो हमारे अहदाफ एक हैं, ना ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, तो अब अगर ये सीज़ फायर ख़त्म करते हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती हैं, तो इन्हें अफगानिस्तान में उस तरीके से ना पनाह मिले ना सपोर्ट मिले, बल्कि अफगान तालिबान इन्हें मना करें और कार्रवाइयाँ ना करने दें, इस किस्म की कोई सूरत हाल देखने को मिलेगी? देखिए शाहज़ेब, एक तो ये कि अफ़गान तालिबान का ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि उनका कोई टीटीपी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो ठीक है कि बाकायदा उस तरह उनकी तंजीम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन एक तो उनसे लाताल्लुक़ भी वो नहीं है। ख़ुद अफ़गान तालिबान निजी महफ़िलों में ये बताते हैं और दुरुस्त बताते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पनाह दी थी, उनके फ़िदाइयों ने या उनके सुइसाइडर ने हमारी जंग में अपनी जानें कुर्बान की हैं, या अगर कोई ताल्लुक़ नहीं था तो फिर अभी उनके हुकूमत के अशरफ गनी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद फिर वो वहाँ पे क्यों हैं, या फिर वो सालिसी क्यों कर सकते हैं। तो एक तो मैं नहीं, वो उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, और कभी अफ़गान तालिबान ने उनको इससे मना नहीं किया है कि आप हमारे साथ अपने आप को ना जोड़ें या हमारे अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन ना कहें, क्योंकि टीटीपी वाले अपने आप को उनकी इताअत का पाबंद समझते हैं। लेकिन इस वक्त तो अफ़गान तालिबान की एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये कि उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि अपनी सरज़मीन को वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो इस वक्त वो उनकी सरज़मीन पे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये पहले मरहले में हुकूमत पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकी, लेकिन ये मुकम्मल डिसंगेजमेंट भी नहीं होगी। हो सकता है कि दोबारा ये मामला ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि इसके बाद भी अफ़गान तालिबान की यही कोशिश होगी कि टीटीपी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता निकले। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला है, एहतजाज हो रहा है और बहुत दिन से हो रहा है, तो से बात करेंगे ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने के बाद बलूचिस्तान की नई हुकूमत को एक नए चैलेंज का सामना है। गुज़िश्ता 26 दिनों से सीपैक के लिए खास अहमियत के हामिल बलूचिस्तान के इलाके गवादर में मुजाहरे जारी हैं। हज़ारों की तादाद में शुरका अपने बुनियादी हुकूक और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी सरबराही बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। और आज एक बार फिर हक दो तहरीक के नाम से गवादर में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है। हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन बाहर निकले, जबकि गवादर की बंदरगाह से मुत्तसिल धरने के मकाम पर एक बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मगर 26 दिन गुजर जाने के बावजूद बलूचिस्तान की हुकूमत इस मामले को हल नहीं कर सकी है, जबकि ये मामला अब सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी मुंतकिल हो रहा है। जमात इस्लामी ने भी गवादर में हक दो तहरीक की ताईद में 12 दिसंबर को पंजाब समेत मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साथ ही अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बलूचिस्तान के अवाम और अहले गवादर के साथ नाइंसाफ़ी और तज़लील का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है, उसको तस्लीम करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत को बात करना होगी। दूसरी तरफ इस वक्त गवादर में बलूचिस्तान हुकूमत ने पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की हुई है। कल पुलिस धरना गाह भी पहुंची। बलूचिस्तान के मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, जिसमें से गैर कानूनी ट्रॉलर्स की रोकथाम, माहीगीरों को समंदर में बिना रोक टोक जाने की इजाज़त और सड़कों पर गैर ज़रूरी चेक पोस्ट का खात्मा समेत पीने का साफ पानी, ईरान बॉर्डर से होने वाली तिजारत से मुतालिक मसाइल का फौरी हल और इलाकाई लोगों को तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मुलाजमत पर तरजीह देना बड़े मुतालबात में शामिल है। जबकि मौलाना हिदायतुर रहमान ने गुज़िश्ता दिनों ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो उस वक्त तक मुजाहरा जारी रखेंगे जब तक उनके दो बड़े मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसमें ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन और ईरान बॉर्डर से मुतालिक मसाइल का फौरी हल शामिल है। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम कर चुके हैं और उन पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है, इसलिए मुजाहिरीन को अपना धरना ख़त्म करना चाहिए। अगर जब ये मुतालबात मान लिए गए हैं तो फिर मुजाहरा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। मुजाहिरीन और सूबाई हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहतजाजी रैली को लीड करने वाले बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हिदायतुर रहमान, और सूबाई हुकूमत से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दुस बिज़ंजो के मुशीर बराए दाखिला ज़िया लांगू साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मौलाना साहब,
साहब, हुकूमत कह रही है कि आपके जितने मुतालबात थे उन पर काम शुरू हो गया है और प्रोग्रेस शुरू हो गई है, इसलिए मुजाहरा ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आपके मुज़ाकरात भी हुए, हुकूमत रिसेप्टिव भी है, कह भी रही है कि उस पर काम शुरू हो गया, तो क्या वजह आपका मुजाहरा जारी है और आज इतनी बड़ी रैली निकाली गई? आपने तो पस मंजर बहुत अच्छा बयान किया, आपका बहुत शुक्रिया, हमें मौका दिया। अहले बलूचिस्तान को तो मीडिया से तो हुआ है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहले बलूचिस्तान की तरफ से कि आपको आप पहुँचा रहे हैं आला तक। ये सूबाई हुकूमत की जो ये मौक़िफ़ है कि हमें हमारे मुतालिबात या हमारे जितने चार्टर ऑफ डिमांड में चीज़ें थी हमने तस्लीम किए, अमल दरामद जारी है, ये बस लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सूबाई हुकूमत ने शुरू में ज़ोहर गुलेदी साहब की क़यादत में एक वफ़द आया था हमारे पास, और उन्होंने 4 नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दिए, बताया कि बॉर्डर में FC को हम बॉर्डर से बेदखल कर रहे हैं, फिर बताया कि MS जिला इंतजामिया या टालर के खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर 2-3 और उन्होंने दिए। आप यकीन माने बॉर्डर का काम टालर की हद तक तो एक्शन है, DG फिशरीज यहाँ मौजूद है, DG फिशरीज की दिलचस्पी से महकमा वजारत फिशरीज तो ट्रालर माफिया के साथ मिली हुई है। वजारत फिशरीज तो बदतखूरी में मुलव्वस है बलूचिस्तान का, तो अभी नेवी और MS के तावन से, उनके बोर्ड से, उनके तावन से फ्यूल हो दे रहे, उनके तावन से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर वो ना दें तो महकमा फिशरीज के पास ना बोट है, ना फ्यूल है, ना लोग हैं, और वजारत फिशरीज खुद पेट्रोल ये ट्रालर माफिया के साथ मिलकर बदतखूरी में मसरूफ है। बल्कि वजीर फिशरीज के बारे में माहिर बता रहे हैं उनके चंद रिश्तेदार हैं और ट्रालर माफिया के साथ लेन देन कर रहे हैं। ये बात हमने सूबाई हुकूमत को भी बताई है। इसी तरह बॉर्डर माफिया इसी तरह मजबूत है, उसी तरह बॉर्डर के हवाले से जो वादे सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ किए 1% भी अमल दरामद नहीं है। सूबाई हुकूमत झूठ बोल रही है। और इसी तरह कोस्ट गार्ड जो यहाँ लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों की गाड़ियाँ, किश्तियाँ, बोट्स वगैरह ये पकड़ रही है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत को कहा गया कि सौ एक्शन लें, लोगों की गाड़ियाँ हवाले करें, लेकिन इस हवाले से भी सूबाई हुकूमत नाकाम है। इसी तरह मंशियात के हजारों अड्डे मौजूद हैं, हमारे 10 लाख नौजवान मंशियात में लखपत हैं, दिन की रोशनी में मंशियात का कारोबार हो रहा है। ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में है जो हमने सूबाई हुकूमत में पेश की है। ये मंशियात फरोश कौन है, किस मंशियात फरोशी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सूबाई हुकूमत नाकाम है। ये सूबाई हुकूमत जो हमें बता रही है, हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल जमीन में नजर आनी चाहिए, बजाय ये कि हमारे मुतालिबात माने जाएं। हम पर पुलिस कशी का, लश्कर कशी का मंसूबा है या लाशें गिराने का मंसूबा है सूबाई हुकूमत। मुझे जिया लांगू साहब, क्योंकि 1 दिसंबर को ज़हूर बुलेदी साहब ने ट्वीट किया था कि बामायनी मुज़ाकरात हुए हैं और इंशाल्लाह जल्द ही गवादा धरने के मस्बत नतीजा मिलेगा। उससे पहले एक दिन पहले 30 नवंबर को भी उन्होंने कहा था कि तमाम लेजिटिमेट डिमांड्स को हमने मान लिया है, मगर मसला हल हुआ नहीं है। अब 9 दिन बाद भी इस ट्वीट के क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पहले दिन से ही आप देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत इस मसले में इंतहाई संजीदा है। वजीर आला बलूचिस्तान खुद भी इस सिलसिले में तुरबत गए, वहाँ उन्होंने खुद चीज़ें देखी और उन्होंने बाकायदा वहाँ सब मुतालबात सुने और उनको उनके लिए कमेटी बनाई ज़हूर बुलेदी साहब के सरबराही में। ज़हूर बुलेदी साहब ने 2-3 राउंड मुज़ाकरात के किए। आखिरी मुज़ाकरात के जब हुकूमत को हमें इतला दी गई, ज़हूर साहब और मौलाना साहब के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि रियासत हर चीज़ ऐसे एक कागज़ को इधर से उधर उठा के मसले हल नहीं होते हैं। ये 19 मुतालबात थे, 19 में से अमल दरामद कैसे नहीं हुआ है? डिप्टी कमिश्नर मुतालबात में था, आप लोग ट्रांसफर करो, हो गया, नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर था, नहीं था, वाइस चांसलर का था। इसी तरह 16 डिमांड्स बिल्कुल। जब फिर मैं गया, मैंने मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब ग्वादर के लोग हमारे लोग हैं, इनके हकूक का दिफा करना हमारा फर्ज है, मेहरबानी करें। ये 16 डिमांड मैंने पढ़ के सुनाए कि ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 डिमांड थे, ट्रालिंग के हवाले से भी मौलाना साहब ने कहा कि फर्क आया है और आज तक तो मेरे ख्याल में उस पर काफी काबू भी पा लिया गया है। अभी कुछ बॉर्डर का मसला है,
बॉर्डर एक लंबा बॉर्डर है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन से, एक इदारे से लेकर दूसरे को रातों रात हम नहीं दे सकते। उसके लिए हम काम कर रहे हैं ताकि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में इन चीजों को दिया जाए। बाकी रही कस्टम के हवाले से, आप माशाल्लाह समझदार इंसान हैं कि कस्टम ने जो बोट्स लिए हैं और जो गाड़ियां लिए वो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि हमने अपने महकमे दाखिला को बिठाया कि हम इतना भी ताउन करते हैं कि ये केसेस विड्रॉ करें, लेकिन वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। और अभी अगर पेट्रोलिंग कोई कर रहा है वो भी सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ही कर रहा है। तो मौलाना साहब, जो बताया लांगू साहब ने कि कुछ चीज़ें फौरी तौर पर कर दी गई हैं, अब रियासती मशीनरी इतनी तेज़ नहीं चलती है, कुछ का प्रोसेस शुरू कर दिया है, कुछ वफाक के हाथ में है, उनसे बात करके किया जाएगा, तो क्या आपको भरोसा नहीं है? जब हालांकि आपकी एक दो डिमांड्स पर तो ये कह रहे हैं फौरी अमल कर दिया गया है, जो कुछ ट्रांसफर आप चाहते थे, और कुछ पर वो कह रहे हैं काम भी हो रहा है तेजी से। देखिए, ये 16 बता रहे हैं लांगू साहब, तो 16 में से अक्सरियत मेरे सामने मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बताए कि इस कमेटी के हवाले, मतलब ग्वादर शहर को अफसरदा करार देना, जो ट्रालर माफिया ने या हमारे जीना दोबर कर दिया है, इसके बारे में कहा है कि इस हवाले से पॉलिसी वजह की जाएगी। मैं सूबाई हुकूमत का अमल दरामद में बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी वजह की जाएगी, ये अमल दरामद है। अच्छा, महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ इस हवाले से बताया गया है कि आला हुकाम को भेज दिया जाएगा, ये अमल दरामद है सूबाई हुकूमत की। अच्छा, कोस्ट गार्ड की गाड़ियां पकड़ी, इस हवाले से बताया कि कमेटी कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी, ये एक अमल दरामद का मैं बता रहा हूँ इसको। इसी तरह दरबेला मुतासिर इस हवाले बताया कि तयन किया जा रहा है इस पर। इसी तरह हमारे पर 3 मुकदमे और मुकदमा बना है, 4th शेड्यूल में मेरा नाम भी डाला है। 4th शेड्यूल में तो ये जो को खुद वजीर दाखिला है, मैं कोई दहशतगर्द हूँ जो आपने 4th शेड्यूल में मेरा नाम डाला है? मैं कोई मंशियात फरोश हूँ? मैं रियासत का मुखालिफ हूँ? या बलूचिस्तान में दहशत काबीना मौजूद है? मेरा नाम किस बुनियाद पर 4th शेड्यूल में डाला है? इस हवाले से बता रहा है, इसने बताया कि महकमे मुतालिका फोर्स को भेजा जाएगा, यानी मौसू बता रहा है डीसी को किया गया है। लांगू साहब, आपने सुना मौलाना साहब कह रहे हैं कि काम किया कुछ नहीं है, वो पढ़ के बता रहे हैं कि क्या क्या हुकूमत की तरफ से कहा गया। में कोई अमल दरामद नहीं है। लागू साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा ताकि हम लागू साहब का मौक़िफ़ मालूम कर सकें। लागू साहब को जी, मौलाना साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, मुताल्लिक़ सूबाई हुकूमत बेबस है। ठीक, मैं मौलाना साहब, लांगू साहब की लाइन कट गई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो वो जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनसे इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम कर लेते हैं। मौलाना साहब, आप किस शर्त पर आप अपना ये धरना ख़त्म करेंगे, अपना ये एहतजाज ख़त्म करेंगे? क्या फौरी तौर पर हुकूमत करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अमल दरामद करने को तैयार हैं। शुरू दिन से डिमांड किया है कि वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर तीनों आ जाएं, तीनों से मुताल्लिक़ है। भाई हमारी तस्लील है, ग्वादर पोर्ट को 20 साल मुकम्मल हो गए। ग्वादर पोर्ट अपने नाक के नीचे लोगों को सहूलियात नहीं दे सकता, पूरे पाकिस्तान को तरक्की देगा। हम पुरामान है, हम जमहूरी हैं, हम सियासी लोग हैं, पार्लिमानी लोग हैं, हम आइन को मानते हैं, रियासत को मानते हैं, कानून को मानते हैं। आके हमसे बात करें, हमारे साथ बैठे। हमने तीनों से अभी बात की। हमारा मुतालबा है कि बलूचिस्तान के जो 3 सरबराह तीनों आके हमसे बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। मौलाना की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम मुसलसल कोशिश करते रहे कि उनसे रब्ता हो, मगर यही मैसेज आता रहा कि उनसे रब्ता मुमकिन नहीं है उनके नंबर पर। आज में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।